मित्रों, विद्या वॉरियर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत की जनसंख्या व अभी जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से तथ्यों को इस तरह से कलेक्ट किया हूँ कि उनका क्रम इतना बढ़िया है कि आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आप पहले भी पढ़े होंगे तो कंफ्यूज होते होंगे। निश्चित है काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, और पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? पहला प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो यह जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त एक ही पद है। यह जो अधिकारी होता है वह जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, तो इस समय महापंजीयक और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत में पहली जनगणना कब की गई या कब हुई? तो यह 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। भारत में 10 की नियमित जनगणना कब शुरू हुई? ये जो नियमित जनगणना 10 साल पर होती है, इसकी शुरुआत 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ध्यान दीजिए, 1872 में जनगणना कराई गई थी पहली बार, लेकिन जो नियमित जनगणना 10 साल वाली होती है, 10 साल के अंतराल पर, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई। ठीक, किस जनगणना में भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया, यानी एनपीआर? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो सबसे पहले यह 2011 की जनगणना में तैयार कराई गई थी पहली बार। ठीक, जिसे हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग सन 2000 में बनाया गया। ठीक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन सन 2000 में। भारत में किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य है? स्थिरीकरण का क्या मतलब हुआ? यानी जनसंख्या में वृद्धि जो है वह बहुत कम हो, यानी वो जनसंख्या स्थिर सी दिखे। तो यह लक्ष्य जो 2000 का, सन 2000 का हमारे यहाँ जनसंख्या नीति थी, पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें यह निश्चित किया गया कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। किस दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक थी? यानी ऐसा भी समय आया था जब भारत की जनसंख्या किसी दशक में घट गई थी। तो यह था दशक 1911 से 1921 का। यानी 1921 की जनगणना में पाया गया कि इस दशक में, यानी 1911 से 1921 में जनसंख्या घटी थी। ठीक, इसी को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 तक का जो एक दशक था, उसमें जनसंख्या का रिकॉर्ड इस प्रकार पाया गया। उसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई गई, यानी जनसंख्या घट गई थी, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.7% है पूरे विश्व की जनसंख्या का। ठीक,
17.7%। यानी लगभग आप एक जनरल आइडिया लेकर के चलिए, कभी कंफ्यूज ना हो। और कुछ जगह आप 17.7 के बाद भी कुछ अंक पा सकते हैं, तो लगभग आप इतना जानिए। पूरे विश्व की आबादी का लगभग 1/6 आप कर दीजिए तो आपको भारत की आबादी लगभग मिल जाती है। ठीक, 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 पाई गई, 1.64। और भी मजेदार बात बता दूं कि जो 2001 से 2011 का दशक था, यानी जो 2011 में जनगणना हुई, ठीक, जो 10 साल का रिपोर्ट मिला 2001 से 2011 का, इसमें जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी वह, अब इसकी दशकीय वृद्धि दर भी लगभग 17.64 के लगभग था यह। तो यह दशकीय वृद्धि जो थी वह सबसे कम थी स्वतंत्रता के बाद के दशकीय जनगणनाओं में। ठीक, तो यह दशकीय वृद्धि थी। ठीक है, किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? अब एक ऐसा भी राज्य था जो 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि में निगेटिव रिकॉर्ड दर्ज कराया हुआ था, नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या में -0.58% की कमी पाई गई 2011 की जनगणना में। जनसंख्या का घनत्व क्या है? हम जनसंख्या घनत्व की बात सुनते हैं तो यह जनसंख्या घनत्व है क्या? 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जिसे आप कहते हैं, निवास करने वाली जनसंख्या। कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, वही जनसंख्या घनत्व होता है। इसका एक फार्मूला है, कुल जनसंख्या में आप कुल क्षेत्रफल का भाग कर दीजिए तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक, जब कुल क्षेत्रफल का भाग देंगे तो इसका मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी रह रही है। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? यह है बिहार में, 1106। ठीक, देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाला राज्य बिहार है। ठीक, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे तो इससे भी ज्यादा जनघनत्व वाले हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो लेकिन राज्यों में बिहार सबसे आगे है और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। ठीक, 1028। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। है ना मजेदार बात? केवल 17 व्यक्ति। ठीक, और अभी दिल्ली का कंडीशन आपको बताऊंगा, तो आप तुलना करिए कि यहाँ कितनी विरल आबादी हो सकती है। ऐसा होता है पहाड़ी क्षेत्रों के कारण, जंगली क्षेत्रों के कारण, और जहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है, ठीक, वहाँ जनघनत्व कम होता ही है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ठीक, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। कम से कम 2 को तो आप क्रम से जानिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात हम सुनते हैं, तो दरअसल 1000 पुरुषों पर
मतलब कहीं आप जनगणना करिए तो देखिए कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यही है लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात 943 है पूरे देश का। एक क्रम से ले रहा हूं, देखिए आप पहले जनघनत्व लिया, अब लिंगानुपात लेकर के चल रहा हूं पूरे देश का, फिर राज्यों का जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। यह एक शिक्षित प्रदेश है। ठीक, यहाँ 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। और दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आगे है। चलिए आगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के पहलवानों के यहाँ है। ठीक, यानी हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है 877। भारत में साक्षरता दर, अब लिंगानुपात खत्म, अब साक्षरता दर। तो भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर 74.04% है। ठीक, यानी 100 में 74.04 लोग साक्षर हैं। भारत में पुरुष और महिला का अलग अलग साक्षरता दर कितना है? तो कुल आपने देखा कि औसत जो था वह 74.04% का था, लेकिन पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और महिलाओं की 65.46%। ठीक, अब देखिए आप, महिलाएं फिर भी अच्छा कर रही हैं, इनकी साक्षरता में सुधार हुआ है काफी तेजी से। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब हम राज्यों पर आते हैं। भारत का साक्षरता दर आपने देख लिया 74.04। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल का है, जो लगभग 94% है। और 94% का मतलब होता है 100% साक्षर, इसलिए केरल को साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। और दूसरे स्थान पर साक्षरता मिजोरम की है। आप देखिए, जहां एसटी आबादी सबसे अधिक है, प्रतिशत में एसटी आबादी सबसे अधिक है, वहां शिक्षा की यह दशा है कि 91.33% वहां की साक्षरता दर है। दूसरे स्थान पर है यह। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम है बिहार का। ठीक, बिहार का साक्षरता दर 61.80% है, बहुत कम है। देश की जनसंख्या का कितना % नगरीय जनसंख्या है? तो अब देखिए, आपने साक्षरता देख लिया, जनघनत्व तो देखा, लिंगानुपात देखा, साक्षरता दर देखा। अब हम चलते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या पर बात करते हैं। तो देश की जनसंख्या का 31.16% नगरीय जनसंख्या है। ठीक, यानी 100 में 31.16 लोग शहरों में रहते हैं भारत। ठीक, देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पहले ग्रामीण जनसंख्या भी देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, 100 में से नगरीय जनसंख्या के % को आप घटाएंगे तो ग्रामीण जनसंख्या मिल जाएगी। 31.16% शहरी जनसंख्या है, तो 100 में से घटा देंगे तो ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है पूरे देश में। अब हम राज्यों पर बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? माने कहाँ सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का % है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं। ठीक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी आपने देखा % में, तो सर्वाधिक प्रतिशत गांव में रहने वाला
तो वह है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब सबसे अधिक आबादी की बात आएगी गांव में रहने वाली, तो उत्तर प्रदेश खुद ही इतनी बड़ी आबादी रखता है कि गांव में यहाँ के लोग ही सबसे ज्यादा रहते हैं, प्रतिशत में नहीं, जनसंख्या में। ठीक। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक नगरों में रहने वाली आबादी किस प्रांत की है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में नगरीय आबादी है। यानी महाराष्ट्र में शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक। अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। अब सिक्किम की आबादी ही सबसे कम है राज्यों में, तो निश्चित है कि वहीं नगरों में रहने वाले भी सबसे कम हैं। हालांकि आबादी के माने में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों की संख्या की जहाँ तक बात है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ अधिक है? आप देखिए, जनसंख्या के माने में तो महाराष्ट्र है नगरीय जनसंख्या के माने में, लेकिन प्रतिशत के माने में गोवा आगे है। गोवा में 62.2% लोग नगरों में रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? तो आबादी ज़्यादा है यहाँ, एससी भी ज़्यादा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के मायने में सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति व प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक परसेंटेज में एससी कहाँ है? तो यह है पंजाब में, जहाँ 32% एससी है। ठीक। तो पंजाब में एससी का परसेंटेज सर्वाधिक है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक। तो ये सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य, अब प्रतिशत में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत मिजोरम का है। ठीक। देखिए, बहुत छोटा प्रिंट हुआ है यह। देखिए, मिजोरम में 94.4% एसटी जातियां रहती हैं। अब किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करते हैं, यानी यहाँ अनुसूचित जाति यानी एससी जाति पाई ही नहीं गई है, वह है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जनजातियां तो खूब हैं यहाँ, लेकिन एससी जाति नहीं है, शून्य पाई गई है। ठीक। वहीं आप एसटी के लिए देख लीजिए कि किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो पंजाब और हरियाणा में एसटी यानी जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, कोई भी संख्या नहीं है वहाँ, यानी अनुसूचित जनजातियों की संख्या शून्य है पंजाब और हरियाणा में। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई दिल्ली है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं हो सकती। दिल्ली में सबसे अधिक आबादी रहती है केंद्र शासित प्रदेशों के मायने में। ठीक। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वही दिल्ली। यहाँ यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी भी है और सबसे अधिक जन घनत्व भी है। जन घनत्व 11,320 है, यानी 11,320 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक। तभी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना दी जाती हैं कि अधिक से अधिक लोग कम जगह पर रह सके। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश
सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपने क्या देखा? दिल्ली। तो सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब आप मजेदार चीज देखिए कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जब केंद्र शासित प्रदेश आप लेंगे तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आप समझ लीजिए, सबसे अधिक आबादी और सबसे अधिक जनघनत्व के मायने में दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या के मायने में लक्षद्वीप है और सबसे कम जनघनत्व के मायने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, चलिए, ये केंद्र शासित प्रदेशों में है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, जहाँ की केंद्र शासित प्रदेशों के मायने में आबादी सबसे कम है, वहाँ शिक्षा का स्तर सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक, केरल, राज्यों में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ की साक्षरता दर इससे अधिक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आशा है इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। अगर आपको मज़ा आया होगा, उपयोगी लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर लाइक भी न भूलें, और मैं ऐसा ही सहयोग आपका करता रहूँगा। धन्यवाद।